ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बुक बाउंड नॉवल स्टोरी द्वारा प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो कृपया इसे मात्र एक संयोग ही समझें। महत्वपूर्ण सूचना: इस कहानी में 18 जोड़ सामग्री वयस्क विषय वस्तु शामिल हो सकती है, जो केवल प्रौढ़ दर्शकों 18 वर्ष और उससे ऊपर के लिए उपयुक्त है। कृपया इसे अपनी उम्र और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए ही देखें। बुक बाउंड नॉवल स्टोरी पर प्रस्तुत सभी कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। पड़ताल और कार्रवाई, जांच और कार्यवाही। इतने सालों से जन लीन में रहने के कारण एली कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके पास अपने खुद के सूचना स्रोत थे और उसने जल्द ही ओथेलो परिवार के बारे में पता लगा लिया। सर, ओथेलो का परिवार कोर्सी परिवार है। इस परिवार को 30 साल पहले ओथेलो के दादाजी के योगदान के कारण छोटे उलीनता की उपाधि मिली थी। वे अभी भी शाही परिवार के पक्के समर्थक हैं। एक कमरे में एली का रूप बदल चुका था। वह सामने खड़े व्यक्ति की बात सुन रहा था। वह व्यक्ति एक सूचना दलाल था। ठीक है, क्या तुम्हें उनके परिवार के मुख्य व्यवसाय के बारे में पता चला? एली ने पूछा। हाँ, उनके परिवार का इस समय कोई व्यवसाय नहीं लगता, उस आदमी ने जवाब दिया। क्या? एली उलझन में था। हाँ, वास्तव में उनके पास कोई संपत्ति नहीं है। एक बार कोर्सी परिवार ने ऋणों के माध्यम से अपनी पहली संपत्ति अर्जित की थी, लेकिन समय के साथ उन्होंने धीरे धीरे इस अवैध व्यवसाय को छोड़ दी। या उसके बाद उन्होंने मुख्य रूप से प्रमुख व्यापार मंडलों के साथ संपर्क के माध्यम से माल को फिर से बेचकर लाभ कमाया। उस आदमी ने गंभीरता से कहा। सच कहूं तो वे शायद ही कभी कुलीनों के बारे में जानकारी खोदते थे, लेकिन सामने वाले सज्जन बहुत अधिक पैसे दे रहे थे। हम एक व्यापार मंडल। एली ने अपनी भौहें उठाईं। ऐसा लगा कि मौका था। ठीक है, उनके पीछे का संबंध क्या है? एली ने फिर पूछा। मालिक, उनके परिवार का संबंध मुख्य रूप से ज़ारा परिवार से है, जो एक लंबा इतिहास रखने वाला एक अरल परिवार है। हर साल कोर्सी परिवार को उन्हें बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। मुझे वह सब बताओ जो तुम जानते हो। एली ने सिर हिलाया, आदमी को जारी रखने का इशारा किया। कोर्सी परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, मुख्य रूप से उनकी संपत्ति, पृष्ठभूमि, संबंध और अन्य पहलुओं के बारे में। जल्द ही एली ने सारी जानकारी रिकॉर्ड कर ली थी। अगर उसे लड़ाई करनी थी तो उसे पहले पता लगाना होगा कि दूसरा पक्ष ऐसा व्यक्ति था जिससे वह निपट सकता था। अन्यथा वह यूं ही कोई कदम नहीं उठाता। और उस आदमी की जानकारी से एली को एक दिलचस्प बात भी पता चली। कोर्सी परिवार की पृष्ठभूमि: ज़ारा परिवार अलीना परिवार के एक पुराने प्रतिद्वंद्वी मार्किस हर्म के परिवार का एक जागीरदार था। ये दिलचस्प था। मुझे लगता है कि मेरे पास एक विचार है। पैसे देने के बाद वह मुड़ा और चला गया। ... उसी दोपहर अलीना के परिवार में एली और एलेक्स एक दूसरे के सामने बैठे थे। क्या बात है? मैंने सुना है कि पुस्तकालय में कुछ हुआ था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शिक्षक की मदद करूं? पहले की तुलना में एलेक्स अब लगभग 40 साल का था, लेकिन उसका शरीर अभी भी मजबूत और शक्तिशाली था और उसकी आंखें ऊर्जा से भरी थीं। उसने एली की ओर देखा और मुस्कान के साथ पूछा। वास्तव में इन वर्षों में जब भी उसे कोई समस्या होती थी तो वह अक्सर एली से सलाह लेता था और एली हमेशा उसे कुछ अच्छी सलाह देता था। बस इतना था कि एली ने बदले में कुछ भी नहीं मांगा, जिससे वह चिढ़ गया था। इस बार वह आखिरकार आया था। मुझे इस बार तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, एली ने सीधे कहा। उसके विचार सरल थे। ओथेलो पर हमला करने के बजाय उसके परिवार पर हमला करना बेहतर होगा। जब तक कोर्सी परिवार बुरी तरह प्रभावित होता, ओथेलो बिखर जाएगा। यह इस तरह से है, एली ने बताना शुरू किया। तो तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? हर्म परिवार को रोकने में मेरी मदद। एलेक्स पूरी तरह से नहीं समझा। सही, एली ने सिर हिलाया। तुम ज़ारा परिवार और व्यापार संघ की समस्या को कैसे हल करोगे? एलेक्स थोड़ा भ्रमित था। तुम्हें उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हें कोर्सी परिवार के व्यवसाय से मुनाफे का एक हिस्सा मिलेगा। एली हंसा। ठीक है, ये वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्म परिवार हमेशा से हमारा पुराना प्रतिद्वंद्वी रहा है, इसलिए ये सब छोटी मोटी बातें हैं। एलेक्स ने उदासीनता से कहा। इन सब के मुकाबले वह एली पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रहा था। यह आदमी, जो पुस्तकालय से संतुष्ट लगता था, वास्तव में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे प्रसिद्धि और भाग्य में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी और उसने कभी भी पैसे की कमी नहीं देखी थी। वह एक अजीब व्यक्ति था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। मैं चलता हूँ। एली ने उसके साथ थोड़ी देर बात की और फिर चला गया। ... रोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कोई दिक्कत नहीं। रोनल्ड तुरंत मान गया।
एलेक्स के विपरीत वह 10 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक शांत था। यह एक छोटी सी बात है। चिंता मत करो, रोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स अब वह छोटा व्यापार मंडल नहीं है जो पहले था। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं। रोनाल्ड ने एली की बात सुनने के बाद तुरंत सहमति दी। हालांकि बाहरी लोगों ने सोचा था कि वह 10 साल पहले केवल इसलिए संकट से बच पाया था क्योंकि उसने कजान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ एक संबंध स्थापित किया था। रोनाल्ड सच्चाई जानता था। क्या ये तुम्हें प्रभावित करेगा? एली ने पूछा। नहीं, ये सिर्फ एक चैनल है। अगर यह टूट जाता है तो स्वाभाविक रूप से नए चैनल आएंगे। रोनाल्ड ने उदासीनता से कहा। ठीक है, वास्तव में ये सब खत्म होने के बाद मैं इस लाभ को हमारे एक पुराने दोस्त और मेरे एक कुलीन दोस्त के साथ बांटने की योजना बना रहा हूँ। तुम्हें भी एक हिस्सा मिलेगा। ये ज़्यादा नहीं है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम बुरा नहीं मानोगे। एली ने मुस्कान के साथ कहा। बेशक, मैं नहीं मानूंगा। रोनाल्ड हंसा। फिर रोनाल्ड ने एक परिचित विषय शुरू किया। एली, तुम शादी कब कर रहे हो? अगली बार मिलते हैं। एली रोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जल्दी से बाहर चला गया। दोपहर में? कोई दिक्कत नहीं श्री एली, मैं आपके लिए इसे निश्चित रूप से करूंगा। जोंगली ने चापलूसी करते हुए कहा। हाँ, चिंता मत करो, हमारे व्यापार मंडल का अन्य विदेशी व्यापार मंडलों के साथ गहरा संबंध है। आप निश्चिंत रह सकते हैं। मैं इस मामले को पूरी तरह से गोपनीय रखूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा। जोंगली ने गंभीरता से कहा। उसे आर्या ने भेजा था और वह व्यक्ति था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था। एली की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने जोंगली के परिवार को भी कहीं ऐसी जगह रखा था जहां वह उसे देख सकता था ताकि यह उसे प्रभावित न करे। जोंगली और एली यह अच्छी तरह से जानते थे। आर्या अब भी बहुत समझदार थी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ओह हाँ, मुझे अभी भी कुछ जादुई जानवर के खून की ज़रूरत है। इसे खोजने में मेरी मदद करो। इस मामले से निपटने के बाद एली ने आगे कहा। ठीक है, जोंगली ने सिर हिलाया। यह मुश्किल होगा लेकिन वे पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। एली ने सिर हिलाया और फिर से चला गया। रात में गिमोरी परिवार का महल। तुम मुझे एक उपहार दे रहे हो? रियास एक बैंगनी पोशाक पहने हुए थी, सोफे पर आलस से बैठी थी, एली की ओर मुस्कुरा रही थी। वह पहले से अधिक परिपक्व और कम जीवंत थी, लेकिन वह अधिक समझदार थी। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एली हंसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सहमत हूँ, रिया ने कहा। तुम यह नहीं पूछोगी कि यह क्या है? एली ने एक अजीब भाव से कहा। ज़रूरत नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगे? मैं नहीं पहुँचाऊँगा। उद्धरण चिन्ह। तो बस यही है। रियास ने एली की ओर देखा और मुस्कान के साथ जवाब दिया। धन्यवाद। एली ने फिर रिया को बताया कि क्या हुआ था। ठीक है। सुनने के बाद रियास ने बिना किसी हिचकिचाहट के सहमति दी। मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। क्या तुम पीने के लिए जाना चाहते हो? रिया खड़ी हुई और उसे आमंत्रित किया। मुझे नहीं लगता, बहुत देर हो गई है। एली ने मना कर दिया। देर? अभी तो केवल 11 बजे हैं। तुम इससे कहीं ज़्यादा देर तक यहाँ रहे हो। चलो मिलते हैं। रियास ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगी। ठीक है, एली ने असहायता से सहमति दी। मैं बस थोड़ा सा पीऊँगा। एक दयनीय अवस्था में छोड़ना। विभिन्न ताकतों के लगातार हमलों से कोर्सी परिवार हक्का बक्का रह गया था। माल रोक दिया गया था जिससे वे भुगतान करने में असमर्थ थे। बड़ी संख्या में ऑर्डर ज्वार की तरह उन पर आ गए और उनके परिवारों को एक बड़ा झटका लगा। अमीर अगले दिन ही जागा। जागते ही उसने सबसे पहली बात कही, व्यापार कैसा है? ये सब खत्म हो गया है, उसके सबसे बड़े बेटे ने सिसकते हुए कहा। ये सुनकर अमीर लगभग फिर से बेहोश हो गया, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तो विशिष्ट नुकसान क्या हैं? उद्धरण चिन्ह। हमने अपनी लगभग सारी संपत्ति बेच दी है। फिर भी हमें 1000 से अधिक सोने के तारल, एक प्रकार का सिक्का, कम पड़ रहे हैं, ओथेलो ने कड़वाहट से कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। सिर्फ 2 दिन हुए थे और ऐसी घटना हो गई थी। वह कौन था जिसने परिवार पर ऐसी आपदा लाई थी? 1000 से अधिक। अमीर ने निराशा में अपनी आंखें बंद कर लीं। यह उनके व्यवसाय का एक नुकसान भी था। एक बार जब कुछ गलत हो जाता था तो नुकसान बहुत बड़ा होता था और एकमात्र तरीका यह था कि वाणिज्य मंडल उन्हें सामान देता। वाणिज्य मंडल का क्या उसने मदद के लिए उनसे संपर्क किया? अमीर ने अपने सबसे बड़े बेटे की ओर देखा, जो आमतौर पर निर्णायक और बहादुर था। इस समय उसका सबसे बड़ा बेटा मानो हक्का बक्का था। पिताजी, मैं रोज वाणिज्य मंडल गया था, लेकिन रोलैंड ने मुझसे बिल्कुल भी मिलने से मना कर दिया। वह मुझे लगातार काज आना वाणिज्य मंडल के पास भेजता रहा। उस मोटे आदमी ने मुझसे बात की, लेकिन उसने सिर्फ मुझे घुमा फिरा कर बात की। सबसे बड़े बेटे ने आह भरी। लानत है, अगर मुझे पता चला कि यह किसने किया तो मैं उसे जरूर मार डालूंगा। ओथेलो ने गुस्से में कहा।
वह पुस्तकालय का प्रमुख बनने ही वाला था, इसलिए उसके लिए ऐसी बात का सामना करना बिल्कुल समझ से बाहर था। भूल जाओ, हम और कितने दिन टिक सकते हैं? अमीर ने अपने बेटे को देखकर आह भरी, जिसने उसे निराश कर दिया था। 2 दिन, सबसे बड़े बेटे ने कठिनाई से कहा। यहाँ तक कि हमारा महल भी गिरवी रख दिया गया है। माँ और बाकी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। अब हमारे पास रहने की भी जगह नहीं है। सबसे बड़े बेटे ने जारी रखा। अमीर ने अपना सिर रगड़ा, जो थोड़ा चक्कर खा रहा था। तो पिताजी, क्या आप दूसरे विस्काउंट और अर्ल से कुछ पैसे उधार लेना चाहेंगे? ओथेलो मरने तक चिंतित था। अगर उसका परिवार सच में गिर गया तो उसके भविष्य का क्या होगा? हमारे सारे व्यापार खत्म हो गए हैं और हमारे रास्ते भी खत्म हो गए हैं। ऐसी स्थिति में कौन हमें पैसे उधार देगा? अमीर ने कड़वाहट से कहा। वे अपने हितों के कारण एकजुट थे, इसलिए जब कोई लाभ नहीं था तो यह उनके लिए अपने रास्ते अलग करने का समय था। तो फिर हम क्या करें? ओथेलो ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसका लहजा ऐसा था मानो वह किसी को डांट रहा हो। तुम अपने पिता से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? सबसे बड़ा बेटा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने ओथेलो को घूर कर देखा। ओथेलो ने उसे घूर कर देखा और चुप हो गया। भूल जाओ, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। अमीर ने इस पर विचार करने के बाद आह भरी। कौन सा रास्ता? ओथेलो की आंखें चमक उठीं। जुनलिन को छोड़ो और भागो। वे सिर्फ 3 थे, फिर भी अमीर ने धीमी आवाज में बात की। तीनों की आंखें चौड़ी हो गईं। 3 दिन बाद एली को खबर मिली कि कोर्सी परिवार भाग गया है। ऐसा लगता है कि वे अपनी चीजों के साथ रातों रात जुनलिन से निकल गए थे। कहा जाता है कि वे दूसरे देशों में जा रहे थे और उन्होंने बड़ी संख्या में गुस्साए लोगों को पीछे छोड़ दिया था जिन्हें उनका सामान और पैसा नहीं मिला था। जहां तक उनके रास्तों और व्यवसायों की बात है तो उन्हें एलिना परिवार, गिमोरी परिवार, रोज वाणिज्य मंडल और काजान वाणिज्य मंडल द्वारा आपस में बांट लिया गया था। पहले 2 ने इसका अधिकांश हिस्सा लिया, जबकि बाद के 2 ने थोड़ा थोड़ा लिया। सभी पक्ष बहुत संतुष्ट थे। उन सभी को लाभ मिला। एली को केवल एक ही बात पर आश्चर्य हुआ कि ओथेलो नहीं गया। वह अकेले जुनलिन में रुका रहा, अभी भी निदेशक बनने का सपना देख रहा था। एली, तुमने अभी तक मेरा काम क्यों नहीं खत्म किया? उद्धरण चिन्ह। एली के कमरे का दरवाजा ओथेलो ने फिर से धक्का देकर खोला। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। उसका परिवार चला गया था और वह अकेला और असहाय था। लेकिन वह गया नहीं, क्योंकि उसे लगा कि जब तक वह पुस्तकालय का प्रमुख बन जाता है, ये चीजें धीरे धीरे हल हो जाएंगी। वह अपने परिवार का नायक बन जाएगा। इसके अलावा वह आने वाली प्रसिद्धि और भाग्य को भी छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। इसलिए पिछले कुछ दिनों में उसने अपने परिवार के नुकसान का गुस्सा पुस्तकालय के लोगों पर निकाला था। केवल 2 दिनों में हर कोई इस आदमी से बहुत नफरत करने लगा था और चाहता था कि वह जल्द से जल्द चला जाए। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा। उसने सोचा था कि एली उसे मना कर देगा, लेकिन एली ने इसे स्वीकार कर लिया। तुम समझदार हो। ओथेलो चकित था। पिछले 2 दिनों से हर कोई उसके प्रति दुर्भावना से भरा हुआ लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एली इतना विनम्र होगा। ऐसा लग रहा था कि उसने इस युवक को गलत समझा था। वह अभी भी उसके प्रति बहुत सम्मानजनक था। बुरा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। ओथेलो मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। उसकी पीठ को देखते हुए एली मुस्कुराया। कितना दयनीय इंसान है। 1 दिन बाद ओथेलो की मौत हो गई। कहा जाता है कि उसकी मौत एक गली में हुई थी। किसी को नहीं पता था कि उसे किसने मारा था। वे केवल इतना जानते थे कि जब उसे खोजा गया तो उसका शरीर पहले ही तेज तापमान से सड़ने लगा था और उसका चेहरा भी नहीं देखा जा सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं था कि किसी ने जानबूझकर उसे निशाना बनाया था। सबसे संभावित संदिग्ध नाराज व्यापारियों का समूह था। चूंकि ओथेलो अकेला था, किसी ने भी उसकी जांच में मदद नहीं की, इसलिए मामला अनसुलझा रह गया। उसके बाद निदेशक का चुनाव शुरू हुआ। ओथेलो की अचानक मौत के कारण चुनाव फिर से पुस्तकालय की जिम्मेदारी बन गया। दूसरी ओर विद्वानों की टीम जो अध्ययन करने गई थी, अचानक लौट आई, जिसने रईसों की योजनाओं को तोड़ दिया और वोट देने का अधिकार पुस्तकालय को वापस मिल गया। चुनाव हमेशा की तरह शुरू हुआ। एक अनुभवी और मेहनती विद्वान क्लेमेंट थे, जबकि दूसरे उपनिदेशक थे जिन्हें कुछ साल पहले पदोन्नत किया गया था। परिणाम स्पष्ट थे। क्लेमेंट हक्का बक्का रह गया। वह किसी तरह पुस्तकालय का प्रमुख बन गया था। उसने कुछ नहीं किया था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस दिन एक बड़े सम्मेलन हॉल में। इस समय हॉल लोगों से भरा हुआ था। वे सभी पुस्तकालय के सदस्य थे, जिसमें अन्य ताकतों के कुछ लोग भी शामिल थे। आज नए पुस्तकालय निदेशक का उद्घाटन समारोह था। एली क्लेमेंट के बगल में खड़ा था और उसके साथ केंद्र में ऊंचे मंच पर गया। महान विद्वानों और विद्वानों के एक समूह के आशीर्वाद के तहत क्लेमेंट ने एक प्राचीन छड़ी और एक बैज लिया जो उसकी नई पहचान का प्रतिनिधित्व करता था और मुस्कुराया। नीचे बैठे लोगों ने सभी ने मुस्कुराया और तालियां बजाईं। कई लोगों ने राहत की सांस ली।
सौभाग्य से कोर्सी परिवार अचानक गिर गया, अन्यथा अराजकता होती। कोई भी अचानक राजा द्वारा नियंत्रित होना नहीं चाहता था। विद्वानों को अध्ययन करना चाहिए था, न कि राजा की निजी महत्वाकांक्षा की सेवा करनी चाहिए। जैसे ही हर कोई ताली बजा रहा था, कोने में एक आकर्षक महिला ने अपना मुंह खोला। उसने अपने बगल वाली महिला को थपथपाया और पूछा, वह बूढ़ा विद्वान क्लेमेंट है? हाँ, हिला, क्या तुम नहीं जानती? वह महिला भी एक विद्वान थी। तो उसके बगल में वह बच्चा कौन है? हिला ने फिर पूछा। मुझे लगता है कि वह क्लेमेंट का छात्र है। उसका नाम एली है ना? ये सुनकर हिला चकित रह गई। कितने साल हो गए थे? 10 साल। उसने हमेशा सोचा था कि एली क्लेमेंट है और उसने एली के कारण उपनिदेशक के लिए चुनाव भी छोड़ दिया था। हिला भ्रमित थी। वास्तविकता बहुत जादुई थी।